प्यारे विद्यार्थियों, जे एग्जाम्पल गुरु में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और अच्छी जानकारियाँ पाते रहने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ज़रूर दबाइए और आल पे इसको रखिए। पर्सनलाइज पे मत रखिए, आल पे रखेंगे तो मेरा जो भी लेक्चर होगा वो सब तुरंत ही आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे उपसहसंयोजी बंध के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफरिंग से वैद्युत संयोजी बंध कैसे बनते हैं। फिर हमने दूसरे नेक्स्ट पड़ाव में पढ़ा कि सहसंयोजी बंध बनाते समय इलेक्ट्रॉनों की जो शेयरिंग होती है, यानी जो साझा होता है, उससे बंध कैसे बनते हैं। अब हम वीडियो के 5वें पड़ाव में आ चुके हैं। 5वें पड़ाव में हम लोग पढ़ेंगे उपसहसंयोजी बंध के बारे में, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, उपसहसंयोजी बंध कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जान लीजिए कि उपसहसंयोजी बंध भी जो है वह सहसंयोजी बंध का ही एक विकसित सा रूप है। तो उपसहसंयोजी बंध कैसे बनता है, देखिए, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन अथवा इलेक्ट्रॉन युग्मों के दान के फलस्वरूप जो बंध बनते हैं उन्हें हम उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। और उपसहसंयोजी बंध को हम एक सीधी तीर से दिखाते हैं, एक तीर द्वारा हम इसे प्रदर्शित करते हैं। देखिए, अगर ऐसा कहीं निशान बना हुआ है तो ये आप समझिए कि उपसहसंयोजी बंध यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर दो बातों को हमको जानना जरूरी होगा। एक चीज़ है दाता यानी डोनर, और दूसरी चीज़ है ग्राही यानी रिसीवर। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि दाता किसे कहते हैं, कौन सा परमाणु दाता की भांति काम कर सकता है। इसके बाद ग्राही किसे कहते हैं, ग्राही कौन सा परमाणु बन सकता है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे SO2 अणु का बनना। SO2 अणु कैसे बनेगा। तो SO2 अणु में आप देख रहे हैं कि एक यस यानी एक सल्फर का परमाणु है और दो ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो जब सल्फर के वाहक कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के भी वाहक कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सल्फर ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉनों का अगर साझा करेगा तो सल्फर का भी अष्टक भर जाएगा और ऑक्सीजन का भी अष्टक भर जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने साझा किया हुआ है। तो देखिए ऑक्सीजन का 2, ये 2 4, ये 2 6 और ये 2 8। ऑक्सीजन 8 पूरा हो गया। सल्फर भी 2 2 4 2 6 और ये 2 8 पूरा हो गया। लेकिन हमको यहाँ SO2 बनाना है, यानी यस के साथ 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। तो ये जो दूसरा ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है वहाँ कोश में, 8 इलेक्ट्रॉन इसे होने चाहिए। तो यहाँ पर सल्फर है, सल्फर के पास अभी भी 2 जोड़ी ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो अभी किसी से बंधे हुए नहीं हैं। इनमें से किसी एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का दान सल्फर से ऑक्सीजन की ओर हो सकता है। तो यहाँ पर सल्फर जो है वह इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, सल्फर इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है। तो चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य कौन कर सकता है। देखिए, वे परमाणु जिनमें कम से कम 2 गुण हों। पहला गुण क्या हो कि उसका अष्टक पूर्ण हो, अष्टक पूर्ण हो। और दूसरा गुण उसके पास क्या होना चाहिए, दूसरा गुण ये होना चाहिए कि उसके पास अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए। अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देखिए ये सल्फर है, सल्फर का अष्टक अब ऑक्सीजन से तो पूरा ही हो गया है। इसके पास 2 जोड़ी अनाबंधी इलेक्ट्रॉन भी हैं, यानी सल्फर जो है इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का काम कर सकता है। ग्राही कौन बन सकता है, रिसीवर कौन बन सकता है। ग्राही वो बन सकता है जिसका अभी अष्टक भरा हुआ ना हो। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन ग्राही का काम करेगा। तो सल्फर का 1 जोड़ी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर दान स्वरूप पहुँच जाएगा, तो सल्फर का भी अष्टक भर जाएगा और इन दोनों ऑक्सीजन का भी अष्टक भर जाएगा। इसके बाद हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यस डबल बॉन्ड O, क्योंकि यस ने ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया इसलिए डबल बॉन्ड O, और
एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों को दूसरे ऑक्सीजन की ओर ट्रांसफ़र दे दिया है, 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन। इसका एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन दान स्वरूप दूसरे ऑक्सीजन के पास पहुंच गया है। इसके पास अभी भी एक जोड़ी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से SO2 बन जाएगा। SO2 ऐसे बना करके फिर यहाँ आप लिख सकते हैं या SO2, ये SO2 का अणु बन गया। चलिए इन द सेम वे SO3 अणु का बनना भी हम जानने की कोशिश करते हैं। SO3 में हम क्या देख रहे हैं, एक S है और 3 O है, एक S के साथ 3 ऑक्सीजन है। तो देखिए ऐसे ही बनाएंगे पिछले तरह से। S के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, O के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन और 2 S ऐसे हैं, इनके भी बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये S दूसरे O से 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है यदि, तो दोनों के यानी O और S दोनों के अष्टक पूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद अब इसका अष्टक पूर्ण है और इसके पास 2 जोड़ी अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है, यानी शर्त के अनुसार यह जो है वह इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि सल्फर में अष्टक पूरा है और उसके पास 2 जोड़ी अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म भी हैं। तो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म ये एक ऑक्सीजन को और दूसरे युग्म इलेक्ट्रॉन को ये दूसरे ऑक्सीजन को दान कर देगा। तो यस डबल बॉन्ड O डोनेटेड टू O एंड डोनेटेड टू O, मतलब यस के एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का डोनेशन इधर इस ऑक्सीजन की ओर हो जाएगा और एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का डोनेशन इस ऑक्सीजन की ओर हो जाएगा, या SO3 अणु इस तरीके से बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड अणु कैसे बन रहे हैं। ये दोनों अणु जो है इलेक्ट्रॉन युग्म दान के फलस्वरूप बन रहे हैं। और इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये जो सिंगल तीर लगाई गई है, ये तीर जो है वह उपसंयोजी बंध को डिनोट कर रही है। यहाँ पर समझिए ये जो एरो है इसका जो हेड है वह जो है वह ग्राही की ओर रहेगा और जो ये टेल है वो दाता की ओर रहेगा। मतलब टेल जो है डोनर और हेड जो है रिसीवर की ओर रहेगा। इस तरीके से हम लोग उपसंयोजी बंध बनाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हम आगे चलिए देखेंगे। कुछ हम आगे भी कुछ उदाहरणों को बताने की कोशिश करेंगे। आप ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण बना सकते हैं, बहुत सारे बॉन्ड्स बना सकते हैं। यहाँ पर आप ये देखने की कोशिश करिए कि यहाँ पर स्ट्रिक्टली जो है 3 परमाणु यहाँ हैं, एक S का है और 2 O का है। स्ट्रिक्टली तीनों के अष्टक रूल फॉलो हो रहे हैं, मतलब अष्टक से अधिक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि S अपने अष्टक का विस्तार कर सकता है क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल है, ये तीसरे आवर्त का तत्व है, तो ये अपने अष्टक का विस्तार कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये अष्टक का विस्तार नहीं कर पा रहा है। इसके जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी ओर दान स्वरूप चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर अष्टक का भी स्ट्रिक्टली फॉलोइंग हो रही है और इस तरीके से यहाँ पर उपसंयोजी बंध बन रहा है। ऐसे ही कुछ अन्य अणुओं को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए हम अगले अणु को पढ़ेंगे, वो है N2O। N2O अणु कैसे बनेगा। यहाँ पर देखिए N2 है और O 1 है, यानी N के 2 परमाणु हैं और O का 1 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। क्या हुआ है यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसे 3 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो इसने 3 इलेक्ट्रॉनों से नाइट्रोजन के ही साझा कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए इस नाइट्रोजन का भी अष्टक पूर्ण है, दूसरे नाइट्रोजन का भी अष्टक पूर्ण है। अभी इन दोनों के पास एक एक जोड़ी अनाबंधी इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो नाइट्रोजन जो है इसका अष्टक पूर्ण है और अनाबंधी इलेक्ट्रॉन भी एक एक जोड़ी बचे हुए हैं, यानी ये दाता का काम कर सकता है। तो जब ये दाता का काम कर सकता है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर दान स्वरूप चले जाते हैं। इस तरीके से N2O अणु बन जाता है। N और दूसरे N के बीच में 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, इससे N ट्रिपल बॉन्ड N और एक N के 2 इलेक्ट्रॉन O की ओर दान स्वरूप चले गए हैं। तो N इसके बाद हम उपसंयोजी बंध का साइन जो है, जो सीधी तीर है, वो सीधी तीर हम यहाँ पर लगा देंगे, N2O ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही हम HNO3 अणु बनाएंगे। HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी अम्ल में हाइड्रोजन तो होगा ही, वो तो निश्चित है,
अगर ऑक्सीजन भी उस अम्ल में रह रहा है तो हम हाइड्रोजन को सीधा ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे, और चूँकि यहाँ पर N की मात्रा कम है तो इसलिए हम N को सेंट्रल एटम मानेंगे, यानी केंद्रीय परमाणु बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इस O से इस H को 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कराया है, तो यह O के वाहक कोष में अब 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन की अभी से कमी है, इसलिए यह N के 1 इलेक्ट्रॉन से और साझा कर लेगा, तो O का अष्टक भर गया, H का अष्टक भर ही गया है। ऐसे ही N के वाहक कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ से इसको मिल गया ऑक्सीजन का साझे के फलस्वरूप। अभी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की और कमी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों से साझा कर लेगा दूसरे ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन भी इसके 2 इलेक्ट्रॉनों से साझा करके इसका भी अष्टक भर जाएगा, नाइट्रोजन का भी अष्टक भर जाएगा। अब नाइट्रोजन के पास एक जोड़ी अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो यह ऑक्सीजन को दान स्वरूप दे सकता है, यानी यह दाता का कार्य कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमने दिखाया है कि नाइट्रोजन के एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन की ओर दान स्वरूप चले गए हैं, यानी N और O के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया है। तो यह है HNO3 अणु की संरचना। ये संरचनात्मक सूत्र है, ये कंडेंस फार्मूला है, और ये लुई डॉट फार्मूला है। अब चलिए H2SO4 हम बनाएंगे, जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। अभी हमने आपको बताया कि जब भी किसी अम्ल में हाइड्रोजन तो रहेगा ही, ये तो निश्चित है। अगर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम पहले एक साथ मिला देंगे, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ ले करके हम पहले इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे। तो ऑक्सीजन के वाहक कोष में अब 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन की इसे और ज़रूरत है, दूसरे तरफ इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये सल्फ़र के एक एक इलेक्ट्रॉनों से साझा कर लेगा, तो सल्फ़र का भी अष्टक भर जाएगा, ऑक्सीजन का भी अष्टक भर जाएगा। अब जब सल्फ़र का अष्टक भर गया और इसके पास अभी 2 जोड़ी अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, तो ये 2 ऑक्सीजन परमाणुओं को आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन युग्मों को दान फलस्वरूप दे सकता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर देखिए वही किया गया है, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसके बाद अभी S के पास 2 जोड़ी अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, तो S का एक जोड़ी अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म O को चला गया, और S का दूसरा इलेक्ट्रॉन युग्म दूसरे O को चला गया। इस तरीके से H2SO4 अणु भी बन गया। इस तरीके से हम जिस अणु का भी चाहेंगे हम लुई डॉट फार्मूला बना सकते हैं। अगर हमको लुई डॉट फार्मूला बनाने का ढंग आ गया तो हम संकरण का ढंग ज्ञात कर लेंगे कि आखिर किस तरीके का संकरण है। संकरण पे मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, इसी क्रम में अगले पार्ट में बनाऊंगा। बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि IUPAC सिस्टम में नॉमेनकल्चर बताइए, तो IUPAC सिस्टम में नॉमेनकल्चर जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है IUPAC में नॉमेनकल्चर हम लोग पढ़ेंगे कि IUPAC नॉमेनकल्चर हम कैसे करेंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग आगे भी लुई डॉट फार्मूला बनाएंगे, और इसी के आधार पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, इसी के आधार पे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर पढ़ेंगे, और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक और शेयर कर रहे हैं, व्यूज अच्छे दे रहे हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। देखिए ऑनलाइन जो भी कुछ पढ़ाया गया है आपको यूट्यूब पे, इसका बेनिफिट यही है, मैं बार बार बताता हूँ आपको कि इसका बेनिफिट यही है कि मान लीजिए N2O अणु को मैंने बताया, आपको नहीं समझ में आया, तो अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो एक बार पूछेंगे, 2 बार पूछेंगे, बार बार नहीं पूछ पाएंगे। ऐसे ही अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो वीडियो को आगे पीछे करके N2O अणु की संरचना को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, आप हज़ारों बार चाहें तो हज़ारों लाखों बार इधर उधर करके N2O अणु की संरचना को जान सकते हैं। अब N2O अणु देख लीजिए कैसे बनाया है, इसको पढ़ लीजिए बार बार आगे पीछे करके, HNO3 पढ़ लीजिए, H2SO4 पढ़ लीजिए। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है, डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप डाउट क्लियरेंस के लिए कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन का जवाब कम से कम अधिक से अधिक 1 घंटे के अंदर ही दे दिया जाएगा। अगर मैं फ्री हूँ तो एडवांस आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग IUPAC सिस्टम में नॉमेनकल्चर पढ़ेंगे। मेरी योजना है कि 10th और 12th ऑल बोर्ड वालों के लिए मैं 10 साल का आंसर पेपर ऑनलाइन जो है सॉल्व कराऊं, एक एक क्वेश्चन को मैं बताऊं। ऐसे करके आप अगर 10 साल का आंसर पेपर अगर सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं, तो मेरा दावा है
कि आप केमिस्ट्री में 90% से कम नंबर नहीं पाएंगे। जो भी 70 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसका 90% आप बड़ी ही आसानी से पा जाएंगे। बायोलॉजी के भी वीडियो मैं बनाऊंगा, उसका भी आंसर पेपर हल करवाऊंगा। इसके अतिरिक्त मेरी इच्छा है कि इंग्लिश का भी क्लास शुरू किया जाए। इंग्लिश में सेकंड पेपर जो होता है ग्रामर, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस और ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूंगा। आपको ट्रांसलेशन के सैकड़ों वीडियो बना करके छोटी छोटी यूजेज, किसी चीज़ का यूज, सिंस का यूज कैसे होगा, फार का यूज कैसे होगा, देयरफॉर का यूज कैसे होगा, सो का यूज कैसे होगा, सो एज का यूज कैसे होगा, सो दैट का यूज कैसे होगा, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये सारी चीज़ों पे हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो चलिए इन वीडियो को देखने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम अगली वीडियो में मिलेंगे और उसमें हम IUPAC सिस्टम पे चर्चा करेंगे। ये संयोजकता वाला जो वीडियो का क्रम है वो चलता रहेगा। इस बीच IUPAC के लिए जो डिमांड आ रही है तो उसके लिए भी मैं वीडियो आगे बनाऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।